हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। बढ़िया से आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी, अच्छे से प्रिपरेशन चल रही होगी। दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर से दीजिए, उससे मुझे पता चलेगा कि ये लेक्चर्स आप लोगों के लिए कितने बेनिफिशियल है, आपकी स्टडी में कितना वैल्यू ऐड कर रहे हैं। वंस अगेन वेलकम टू द हाइट्स के आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में, प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। दोस्तों प्राचीन भारतीय इतिहास में हमारा टॉपिक चल रहा था पूर्व मध्यकालीन भारत, हम अर्ली मिडाइवल इंडिया के बारे में पढ़ रहे थे। पूर्व मध्यकालीन भारत के अंतर्गत हम लोगों का टॉपिक चल रहा था राजपूत राजवंश, हम राजपूत डायनेस्टीज के बारे में पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत इससे पहले के लेक्चर्स में हमने गुर्जर प्रतिहार वंश, गढ़वाल वंश और चौहान वंश के बारे में डिस्कशन किया, उसके बारे में चर्चा की, उसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जाना। आज के इस लेक्चर में हम राजपूत राजवंश के अंतर्गत जेजाक भुक्ति के चंदेल वंश के बारे में पढ़ेंगे, जेजाक भुक्ति के चंदेल शासकों के बारे में जानेंगे। बिना किसी देरी के लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। अपना कॉपी पेन उठाइए, नोट डाउन करना स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले हेडिंग डालिए जेजाक भुक्ति के चंदेल वंश। दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले जेजाक भुक्ति इस क्षेत्र को समझने की कोशिश करते हैं। जेजाक भुक्ति क्या है? तो जेजाक भुक्ति चंदेल वंश के द्वारा शासित किया जाने वाला राज्य क्षेत्र है। क्या है? चंदेल वंश के शासकों द्वारा शासित किया जाने वाला राज्य क्षेत्र है, टेरिटरी है, जहां पर चंदेल वंश के शासक शासन करते थे। उस क्षेत्र को जेजाक भुक्ति कहा जाता है, इसीलिए यहाँ पर जेजाक भुक्ति के चंदेल वंश लिखा गया है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश का दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र एवं मध्य प्रदेश का उत्तर पूर्वी क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है, ये जो एरिया है दोस्तों, ये जेजाक भुक्ति उस समय कहलाता था। कौन सा क्षेत्र? उत्तर प्रदेश का दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र एवं मध्य प्रदेश का उत्तर पूर्वी क्षेत्र, ये पूरा का पूरा जेजाक भुक्ति कहलाता था प्राचीन समय में। यदि सामूहिक रूप से क्षेत्र की बात की जाए तो इस क्षेत्र को बुंदेलखंड के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ये बुंदेलखंड के नाम से प्रसिद्ध है खंड। ठीक है, अब आप लोगों को लोकेशन पता चल गई होगी। जिन्हें नहीं पता चली है वो मैप में देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। मध्य प्रदेश का ग्वालियर, उत्तर प्रदेश का झांसी वाला क्षेत्र, छतरपुर वाला, है ना, ये वाला जो एरिया है ये बुंदेलखंड के अंतर्गत आता है, जो कि उस समय पर जेजाक भुक्ति कहलाता था। कई पुस्तकों में खजुराहो का प्राचीन नाम जेजाक भुक्ति बताया गया है। तो दोनों चीजों को याद रखेंगे। यदि क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में और उसमें एक ऑप्शन बुंदेलखंड आता है तो बुंदेलखंड पे टिक करेंगे, यदि ऑप्शन खजुराहो आता है तो खजुराहो पर टिक करेंगे। क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? जेजाक भुक्ति प्राचीन समय में किस क्षेत्र का नाम जेजाक भुक्ति था? तो क्षेत्र यदि पूछा जाए तो बुंदेलखंड रहेगा, तो आप बुंदेलखंड पर टिक कीजिएगा। लेकिन यदि सिटी का नाम पूछा जाए, नगर का नाम पूछा जाए कि किस नगर का नाम जेजाक भुक्ति था प्राचीन समय में, तो खजुराहो ऑप्शन में जरूर रहेगा, इस पर टिक कीजिएगा। तो दोनों ही चीजें ध्यान से लिखिए, ध्यान से नोट डाउन कीजिए, हर फैक्ट को डिटेल में लिखिए ताकि चीजें आपको अच्छे से याद रहे जब आप इसे पढ़ें। चाहे कितने भी पेज भर जाए दोस्तों, लेकिन आप डिटेल से लिखेंगे सारी चीजों को, ताकि जब आप पढ़ें तो सारी चीजें क्लियर हों, है ना। बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता होता कि जेजाक भुक्ति क्या है, बस वो रट लेते हैं कि जेजाक भुक्ति है, कुछ ना कुछ तो है, लेकिन उन्हें यही नहीं पता होता कि चंदेल वंश की टेरिटरी थी, चंदेल वंश के द्वारा शासित किया जाने वाला राज्य क्षेत्र था जेजाक भुक्ति। तो आप सारी चीजें डिटेल में लिखेंगे। ठीक है, क्या था? उत्तर प्रदेश का दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र एवं मध्य प्रदेश का उत्तर पूर्वी क्षेत्र प्राचीन समय में जेजाक भुक्ति के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में इस क्षेत्र को सामूहिक रूप से बुंदेलखंड क्षेत्र कहा जाता है। खजुराहो का प्राचीन नाम जेजाक भुक्ति था। कई पुस्तकों में ऐसा लिखा गया है, क्योंकि खजुराहो चंदेल वंश के शासकों की राजधानी थी। ठीक है, आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। सारे पॉइंट नोट डाउन करेंगे दोस्तों। आइए अब चंदेल वंश के शासकों के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चंदेल वंश
शक्तिशाली शासक, शक्तिशाली शासक। चंदेल वंश के शासक, सभी शासक काफी शक्तिशाली थे, अच्छा शासनकाल चला चंदेल वंश का भी, अच्छे शासक यहाँ पर स्थापित हुए थे। दोस्तों कहा जाता है कि जब जेजाक भुक्ति पर चंदेल वंश शासन कर रहा था तो वह समय जेजाक भुक्ति के लिए काफी समृद्धिशाली समय था, शांति प्रिय समय था। तो चंदेल वंश का शासन का समय यूं लिखेंगे, चंदेल वंश द्वारा शासित समय काफी शक्तिशाली नहीं, समृद्धिशाली एवं शांति प्रिय समय था। इससे ही पता चलता है कि शासक कितने अच्छे होंगे, समय था, उनकी प्रजा कितना सुखी होगी इस समय पर जब चंदेल वंश के शासक जेजाक भुक्ति पर शासन किया करते थे, क्योंकि उस समय का समय जेजाक भुक्ति के लिए समृद्धिशाली और शांति प्रिय समय था। दोस्तों चंदेल वंश के जो शासक थे इन्होंने वास्तुकला और मूर्तिकला को काफी संरक्षित किया। इसका उदाहरण हमें मिलता है खजुराहो के मंदिर व वहाँ के स्मारकों को देखकर, जो विश्व प्रसिद्ध है। ये चंदेल वंश के शासकों द्वारा ही निर्मित हुआ था। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है खजुराहो के स्मारक या मंदिरों का निर्माण किस वंश के अंतर्गत किया गया है, तो चंदेल वंश के अंतर्गत किया गया है। ये फैक्ट लिखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सबसे पहले लिखेंगे चंदेल वंश के बारे में, वास्तुकला एवं मूर्तिकला के संरक्षक। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देख लेंगे हम, खजुराहो विश्व धरोहर है दोस्तों। यहाँ के स्मारक और जो टेम्पल्स हुए विश्व धरोहर के रूप में जाने जाते हैं। खजुराहो के स्मारक एवं मंदिर। ठीक है, वास्तुकला एवं मूर्तिकला के संरक्षक थे। एक फैक्ट और भी लिख सकते हैं आप याद रखने के लिए कि खजुराहो के स्मारक एवं मंदिरों का निर्माण चंदेल वंश के अंतर्गत या चंदेल वंश के शासकों के अंतर्गत ही हुआ था। लिख लीजिए ये वाला फैक्ट भी, खजुराहो के स्मारक एवं मंदिरों का निर्माण चंदेल वंश के शासकों के अंतर्गत हुआ, शासकों के अंतर्गत। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, मैक्सिमम बार एग्जाम में पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो नोट डाउन करेंगे और अपने माइंड में फिट कर लेंगे कि खजुराहो के टेम्पल्स और स्मारकों का निर्माण चंदेल वंश के शासकों के द्वारा हुआ है। आई होप सारे पॉइंट नोट कर लिए होंगे। चंदेल वंश के शासक शक्तिशाली शासक थे। इनके चंदेल वंश का शासन जब जेजाक भुक्ति पर था तो वह समय जेजाक भुक्ति के लिए काफी समृद्धिशाली और शांति प्रिय समय था। चंदेल वंश के शासक वास्तुकला एवं मूर्तिकला के संरक्षक थे। एग्जाम्पल के लिए लिखेंगे खजुराहो के स्मारक एवं मंदिर जो कि विश्व धरोहर के रूप में माने जाते हैं। खजुराहो के स्मारक एवं मंदिरों का निर्माण चंदेल वंश के शासकों के अंतर्गत किया गया, इनके द्वारा ही किया गया। आइए नेक्स्ट फैक्ट लिखेंगे, चंदेल वंश के शासक स्वयं को, लिखेंगे चंदेल वंश के शासक स्वयं को चंद्रोत्रय ऋषि के वंशज मानते थे। वंशज, ठीक है, चंद्रोत्रय ऋषि थे, उनके वंशज मानते थे स्वयं को। प्रमुख शासक देख लेते हैं दोस्तों, चंदेल वंश के प्रमुख शासक कौन कौन रहे। प्रमुख शासकों से पहले राजधानी देख लेते हैं। चंदेल वंश की राजधानी की बात की जाए दोस्तों तो राजधानी इनकी दो राजधानियां रही थी क्रमबद्ध रूप से, है ना। कालिंजर पहले तो रही थी, कालिंजर राजधानी थी, कालिंजर। उसके बाद में खजुराहो राजधानी बनी।
खजुराहो। ठीक है, तो 2 राजधानियां बनी थी, पहले कालिंजर थी, फिर कालिंजर से हटकर चंदेल वंश के शासकों ने राजधानी खजुराहो को बनाया था। तो दोनों ही राजधानियां याद रखेंगे, पता होना चाहिए। खजुराहो तो मैक्सिमम लोगों को पता होगी, चंदेल वंश के शासकों की राजधानी खजुराहो रही थी, लेकिन कालिंजर भी याद रखेंगे। पूछा जा सकता है कि चंदेल वंश के शासकों की सर्वप्रथम राजधानी कौन सी रही थी, तो आपको पता होना चाहिए कालिंजर रही थी। ठीक है, संस्थापक फाउंडर देख लेते हैं, चंदेल वंश की स्थापना किसने की थी। तो संस्थापक का नाम लिखेंगे दोस्तों, संस्थापक का नाम है नन्नुक। ठीक है, मैक्सिमम बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। चंदेल वंश के फाउंडर कौन थे, चंदेल वंश के स्थापना किसने की थी, या संस्थापक कौन थे। तो चंदेल वंश के संस्थापक नन्नुक थे। क्या नाम था, नन्नुक नाम था दोस्तों। इन्हीं के पौत्र हुए थे जय सिंह, उनका नाम क्या था, जय सिंह, जिन्हें जेजा के नाम से भी जाना जाता था, जेजा। ठीक है, निकनेम नहीं होता है दोस्तों अपना, वैसे ही जयसिंह का निकनेम उपनाम क्या था, जेजा था। इन्हीं के नाम पर चंदेल वंश का जो राज्य क्षेत्र था उसका नाम जेजा भुक्ति रखा गया था। नन्नुक के पौत्र जयसिंह थे, उन्हीं का जो उपनाम था वो जेजा था, और इन्हीं के नाम पर चंदेल वंश के जो शासक थे उन्होंने अपनी टेरिटरी, अपने राज्य क्षेत्र का नाम जेजा भुक्ति रखा था। आई होप ये पॉइंट सुनकर आपको अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग पॉइंट है। देखिए, हर चीज़ के पीछे एक हिस्ट्री होती है, एक इतिहास होता है, तभी चीज़ें उभर कर सामने आती हैं। तो ये हिस्ट्री थी जेजा भुक्ति नाम के पीछे। नोट डाउन करेंगे, संस्थापक नन्नुक, राजधानी कालिंजर, और उसके बाद में खजुराहो बनी थी। नन्नुक के पौत्र थे जयसिंह, उनका उपनाम था जेजा, और उसी के नाम पर चंदेल वंश के राज्य क्षेत्र को जेजा भुक्ति कहा गया था। आइए अब प्रमुख शासकों के बारे में बात करते हैं। प्रमुख शासक, चंदेल वंश के प्रमुख शासक जिनके बारे में पढ़ेंगे हम, कौन कौन हुए, हर्ष, यशोवर्मन, धंग, विद्याधर और परमर्दी देव। परमर्दी देव, इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों। ये प्रमुख शासक थे जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन कौन से शासक हुए, हर्ष, यशोवर्मन, धंग, विद्याधर और परमर्दी देव। नोट डाउन करेंगे सारे शासकों के नाम। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं इनके बारे में क्रमबद्ध रूप से। सबसे पहले हर्ष के बारे में पढ़ेंगे, फिर यशोवर्मन, धंग, विद्याधर, परमर्दी देव के बारे में पढ़ेंगे, और बस ये परमर्दी देव के बाद में चंदेल वंश खत्म हो जाएगा। तो ये प्रमुख शासक थे, नोट डाउन कर लिया होगा। आई होप मैं यहाँ पे मिटा रही हूँ इसको, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। सबसे पहले हर्ष के बारे में देखते हैं। तो दोस्तों कहा जाता है कि जो चंदेल वंश था जिसकी स्थापना नन्नुक ने की है, तो पूर्व में, हर्ष से पूर्व में जो शासक रहे थे चंदेल वंश के, वे गुर्जर प्रतिहार वंश के सामंत थे। क्या थे ये लोग? ये लोग पहले पूर्व में जो इनके शासक रहे थे वे गुर्जर प्रतिहार वंश के सामंत थे, अर्थात उनके अधीन ये अपने शासन को संभालते थे, चंदेल वंश के शासक। हर्ष आए, हर्ष ने आंशिक रूप से अपने साम्राज्य को, अपने वंश को इनसे मुक्त करवाया था, लेकिन आंशिक रूप से। तो आंशिक रूप से स्वतंत्र करवाया था हर्ष ने, आंशिक रूप से चंदेल साम्राज्य को स्वतंत्र करवाया था। किससे स्वतंत्र करवाया? किसके सामंत थे ये?
तो ये गुर्जर प्रतिहार वंश के सामंत थे। सारे पॉइंट नोट करेंगे दोस्तों, जैसा मैं बोल रही हूँ वैसा ही नोट करेंगे। पूर्व में चंदेल वंश के जो पुराने शासक रहे थे वे गुर्जर प्रतिहार वंश के सामंत हुआ करते थे। चंदेल वंश के शासक हर्ष ने चंदेल साम्राज्य को आंशिक रूप से गुर्जर प्रतिहार वंश से आज़ाद करवाया था, स्वतंत्र करवाया था। इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे पहले चंदेल शासक गुर्जर प्रतिहार वंश के अधीनस्थ थे, उनके अधीन अपने शासन को संभाल रहे थे, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं हर्ष। दोस्तों खजुराहो लेख जो हैं, खजुराहो लेख में इनकी उपाधियाँ मिलती हैं, उनकी उपाधियों के नाम लिख लेंगे, क्या क्या नाम मिलते हैं उपाधियों के। तो उपाधि मिलती है इनकी नृप, महीपति और परम भट्टारक, ये कुछ उपाधियाँ मिलती है, इनके नाम मिलते हैं। तो नोट डाउन कर लेंगे कौन कौन सी उपाधियाँ हैं। नृप, महीपति और परम भट्टारक, ये उपाधियाँ मिलती है हर्ष के बारे में। आंशिक रूप से स्वतंत्र करवाया था, पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं करवा पाए थे, ये आंशिक रूप से स्वतंत्र करवाया था, ये पॉइंट याद रखेंगे। खजुराहो लेख में इनकी उपाधियां हैं नृप, महीपति और परम भट्टारक। ये पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं हर्ष के बारे में। आइए पढ़ते हैं हम नेक्स्ट शासक यशोवर्मन के बारे में। यशोवर्मन यशोवर्मन इनका एक अन्य नाम है लक्ष्मण वर्मन, अन्य नाम लक्ष्मण वर्मन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा लक्ष्मण वर्मन। चंदेल वंश के किस शासक का नाम लक्ष्मण वर्मन था? तो यशोवर्मन का ही नाम लक्ष्मण वर्मन था। साम्राज्य विस्तार, तो दोस्तों इनकी जो नीति थी वो साम्राज्य विस्तार की नीति थी। इन्होंने अपने राज्य क्षेत्र को बढ़ाया था। कौन कौन से क्षेत्र इन्होंने विजित कर लिए थे और अपने टेरिटरी में शामिल कर लिए थे, चंदेल शासन के अंतर्गत उन क्षेत्रों को शामिल कर लिया था। तो वे थे मालवा का क्षेत्र, मालवा क्षेत्र, चेदी क्षेत्र, ये एक महाजनपद भी थी। जब हमने महाजनपद वाला टॉपिक पढ़ा था उसमें चेदी ये महाजनपद आती है, चेदी क्षेत्र और महाकौशल वाला क्षेत्र। ठीक है, महाकौशल वाला क्षेत्र कौन सा क्षेत्र है दोस्तों? तो मध्य प्रदेश में जो जबलपुर, कटनी, बालाघाट, छतरपुर वाला जो क्षेत्र आता है, कह सकते हैं कि दक्षिण पूर्वी क्षेत्र जो है ये पूरा महाकौशल वाला क्षेत्र है। ठीक है, तो मालवा क्षेत्र, चेदी क्षेत्र और महाकौशल वाले क्षेत्र को इन्होंने जीता और चंदेल वंश, चंदेल शासन में इन्होंने उसे मिला लिया था, इस टेरिटरी को। तो इन्होंने साम्राज्य विस्तार किया था इस तरह से यशोवर्मन ने। ठीक है, यशोवर्मन के बारे में एक और पॉइंट लिखेंगे दोस्तों। इन्होंने खजुराहो में विष्णु मंदिर बनवाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, विष्णु मंदिर बनवाया था, इसका निर्माण करवाया था विष्णु मंदिर। विष्णु मंदिर, इसका ही एक अन्य नाम है चतुर्भुज मंदिर। पूछा जाता है चतुर्भुज मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो ऑप्शन में खजुराहो आएगा, खजुराहो में ये स्थित है। टेम्पल का नाम विष्णु मंदिर, इसी का एक अन्य नाम चतुर्भुज मंदिर। दोनों ही नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो विष्णु मंदिर का ही एक अन्य नाम है चतुर्भुज मंदिर, दोनों ही एक ही टेम्पल की बात हो रही है। ठीक है, चतुर्भुज मंदिर। निर्माण किसने करवाया था? तो चंदेल वंश के शासक यशोवर्मन के द्वारा इस विष्णु मंदिर अर्थात चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है चतुर्भुज मंदिर के नाम से। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए याद रखेंगे। चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किसने करवाया? चंदेल वंश के शासक यशोवर्मन ने करवाया है। कहाँ पर करवाया है? तो खजुराहो में करवाया है। स्थान का नाम खजुराहो। किसने बनवाया है? तो चंदेल वंश के शासक यशोवर्मन ने बनवाया है। मंदिर का नाम चतुर्भुज मंदिर, इसका एक अन्य नाम विष्णु मंदिर। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों? इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि विष्णु मंदिर जो है, पहले तो लिखेंगे इसमें जो प्रतिमा स्थापित है उसका नाम है प्रतिमा का बैकुंठ प्रतिमा। बैकुंठ प्रतिमा नाम है।
और ये प्रतिमा कहाँ से लाई गई थी, बैकुंठ प्रतिमा? तो दोस्तों यशोवर्मन ने गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक देवपाल को हराया था। किसे परास्त किया था इन्होंने? गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक देवपाल। मैंने बताया भी था गुर्जर प्रतिहार वंश के ये अंतिम शासक हुआ करते थे, मतलब लास्ट के शासक थे, जैसे देवपाल हुए, विनायक पाल हुए या विजय पाल हुए, काफ़ी कमज़ोर शासक थे और यहीं से पतन स्टार्ट हो गया था गुर्जर प्रतिहार वंश का। तो यही वे देवपाल थे जिन्हें परास्त किया था यशोवर्मन ने। ठीक है, किसने परास्त किया था? यशोवर्मन ने परास्त किया था इन्हें। और इन्हीं के पास से ये बैकुंठ प्रतिमा लेकर आए थे और इन्होंने खजुराहो में इस चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया था और वहां पर ये प्रतिमा रखी हुई है, बैकुंठ प्रतिमा। इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सारे पॉइंट नोट डाउन करेंगे। चतुर्भुज मंदिर में जो प्रतिमा स्थापित की गई है उस प्रतिमा का नाम है बैकुंठ प्रतिमा। और ये प्रतिमा यशोवर्मन कहाँ से लेके आए थे? तो इन्होंने गुर्जर प्रतिहार वंश के कन्नौज के, है ना, इनकी राजधानी कन्नौज रही थी, तो पूरा ऐसा नोट डाउन करेंगे दोस्तों, उससे चीज़ें याद रहती है। कन्नौज के गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक देवपाल को परास्त करके यशोवर्मन ये प्रतिमा लेकर आए थे। प्रतिमा का नाम था बैकुंठ प्रतिमा, जिसकी स्थापना चतुर्भुज मंदिर में करवाई थी। कौन से चतुर्भुज मंदिर? खजुराहो के चतुर्भुज मंदिर में करवाई थी, जिसका एक अन्य नाम विष्णु मंदिर भी है। आई होप चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होगी, याद हो गई होगी, लर्न हो गई होगी। दोस्तों कोशिश कीजिए कि लेक्चर आपको यहीं पर याद हो जाए, यहीं पे अच्छे से समझ में आ जाए। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। दोस्तों नेक्स्ट शासक का नाम लिखेंगे जो कि है धंग। धंग के बारे में पढ़ना चालू करते हैं। धंग, इनके बारे में नोट डाउन करेंगे दोस्तों। ये भी चंदेल वंश के एक शक्तिशाली शासक थे। धंग चंदेल वंश के शक्तिशाली शासक। दोस्तों चंदेल वंश को या चंदेल शासन को, साम्राज्य को पूर्ण रूप से स्वतंत्र करवाने का श्रेय जाता है धंग को। आंशिक रूप से हर्ष ने इन्हें स्वतंत्र करवाया था, इस क्षेत्र को, चंदेल वंश के शासन को। लेकिन गुर्जर प्रतिहार वंश से धंग ने चंदेल शासन को पूर्णतया स्वतंत्र करवा दिया था। ठीक है, तो पूर्ण स्वतंत्रता का श्रेय किसकी? पूर्ण स्वतंत्रता, तो चंदेल टेरिटरी की या चंदेल साम्राज्य की पूर्ण स्वतंत्रता का श्रेय चंदेल वंश के शासक धंग को जाता है। शासक धंग को जाता है, इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, धंग को जाता है। पूर्ण स्वतंत्रता किसकी? पूर्ण स्वतंत्रता तो चंदेल साम्राज्य, चंदेल साम्राज्य की पूर्ण स्वतंत्रता का श्रेय चंदेल वंश के शासक धंग को जाता है। जैसे ही इन्होंने स्वतंत्र करवाया था दोस्तों, इन्होंने चंदेल शासन की या चंदेल साम्राज्य की राजधानी कालिंजर से, पहले तो इन्होंने कालिंजर बना के रखी थी राजधानी, फिर कालिंजर से इन्होंने बदलकर खजुराहो कर दी थी। तो ये जो राजधानियों का परिवर्तन किया था किसके द्वारा हुआ था? चंदेल वंश के शासक धंग के द्वारा हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्होंने ही राजधानी, चंदेल वंश की राजधानी कालिंजर बनाई थी और कालिंजर के बाद में इन्होंने ही इस राजधानी को ट्रांसफर करके क्या कर दिया? खजुराहो कर दिया, खजुराहो को बना दिया था राजधानी। किसके द्वारा हुआ था ये परिवर्तन? ये महत्वपूर्ण परिवर्तन चंदेल वंश के शासक धंग के द्वारा हुआ था। पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी।
सारे ही फैक्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन मैं एक बता देती हूँ कि ये चीज़ें हो सकता है, ये पूछा जा सकता है, ये पॉइंट पूछा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर जितने भी फैक्ट बताए जा रहे हैं सारे ही इंपॉर्टेंट है, सारे ही महत्वपूर्ण हैं, कुछ भी पूछा जा सकता है। और सारे ही पॉइंट याद रखना इसलिए ज़रूरी है दोस्तों क्योंकि एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं सारे पॉइंट, उससे क्या होती है चीज़ें याद रहती हैं। हम जब तुक्का भी लगाते हैं ना MCQ में तो राइट बैठता है। फिर आइए और ढंग के बारे में देखते हैं। इन्होंने भी साम्राज्य विस्तार किया था दोस्तों, अपने क्षेत्र का, अपनी टेरिटरी को बढ़ाया था। साम्राज्य विस्तार में इन्होंने क्या कौन कौन सा क्षेत्र जीता था देख लेते हैं। तो इन्होंने ग्वालियर व बुंदेलखंड का क्षेत्र और जीता था, मतलब बुंदेलखंड के अंतर्गत ही आने वाला और जो क्षेत्र था उसे भी इन्होंने जीत लिया था। बुंदेलखंड का शेष क्षेत्र, ठीक है, ये पूरा क्षेत्र इन्होंने जीता था अपने साम्राज्य विस्तार, और ऐसे करके चंदेल शासन का, चंदेल साम्राज्य का साम्राज्य विस्तार किया था। किसके द्वारा हुआ था? ढंग के द्वारा हुआ था। ढंग के बारे में एक और पॉइंट लिखेंगे दोस्तों। इन्होंने एक शाही वंश था दोस्तों जो पंजाब के क्षेत्र में था, ठीक है, भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में पंजाब पड़ता है, वहां पर शाही वंश का शासन चल रहा था। एक वंश था शाही वंश, भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, ठीक है। तो दोस्तों जब भारत में महमूद गजनवी का आक्रमण होता है, महमूद गजनवी नहीं, सुबक्तगीन का आक्रमण होता है। ये मध्यकालीन भारत जब हम पढ़ेंगे तो ये सारे नाम फिर से आएंगे, यहाँ पे मैं इनका वर्णन नहीं करूंगी कि कौन था क्या था। सुबक्तगीन, बस इतना देख लीजिए, ये अफगानिस्तान के शासक थे, वहां पर शासन किया करते थे। भारत के क्षेत्र को जीतने के लिए, यहाँ से धन लूटने के लिए ये भारत में आक्रमण कर रहे थे। सुबक्तगीन भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में आता है। सबसे पहले शाही वंश के शासक जयपाल नाम था, उनसे युद्ध करता है। शाही वंश के शासक जयपाल नाम था उनका, जयपाल से युद्ध करता है, इनका युद्ध होता है। तो इस युद्ध में जो धंग शासक थे, चंदेल वंश के शासक धंग थे, ये अपनी सेना को भेजते हैं किसकी सहायता के लिए? जयपाल की सहायता के लिए, ठीक है, ताकि वह सुबक्तगीन को हरा सके, इसे परास्त कर सके। इसलिए धंग इनकी मदद करते हैं, जयपाल की। अर्थात ये नहीं चाहते थे कि विदेशियों का आक्रमण भारत में हो और यहाँ से ये धन लूट कर ले जाए, इसलिए इन्हें शक्तिशाली शासक कहा गया था। इनकी सोच इस तरीके की थी। तो ये पॉइंट भी नोट कर लेंगे। शाही वंश के शासक जो जयपाल थे उनकी मदद की थी चंदेल वंश के शासक धंग के द्वारा। क्यों की गई थी? किसके खिलाफ की गई थी? किसके विरुद्ध की गई थी? तो सुबक्तगीन के विरुद्ध की गई थी। यह अफगानिस्तान, मध्य अफगानिस्तान के क्षेत्र का शासक था सुबक्तगीन। दोस्तों खजुराहो में धंग के द्वारा भी कुछ मंदिरों का, कुछ टेम्पल्स का निर्माण किया गया था। काफी इंपॉर्टेंट है, उनका नाम भी लिख लेंगे। खजुराहो में मंदिरों का निर्माण, दोस्तों खजुराहो में कई जैन मंदिर व हिंदू धर्म के मंदिर स्थित है। आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब भी आपने मध्य प्रदेश का जनरल नॉलेज पढ़ा होगा उसमें खजुराहो के बारे में विशेष रूप से लिखा रहता है, ठीक है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के अंतर्गत आता है आपका खजुराहो। तो आप खजुराहो के बारे में जब पढ़ते हैं तो यहाँ पे बताया जाता है कि यहाँ पे जैन टेम्पल्स है, कई हिंदू धर्म के टेम्पल्स हैं। तो खजुराहो में मंदिरों का निर्माण करवाया था धंग ने। कौन कौन से मंदिरों का निर्माण करवाया था लिख लेंगे। जिननाथ मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, वैद्यनाथ, ये सारे मंदिरों के नाम है। विश्वनाथ, वैद्यनाथ, जिननाथ और एक कांदरिया महादेव मंदिर, मोस्ट इम्पोर्टेंट, कांदरिया महादेव मंदिर। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है इनके बारे में।
कांदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो चंदेल वंश के शासक धंग के द्वारा इस टेम्पल का निर्माण करवाया गया था। कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये वाला पॉइंट। साथ ही साथ जिन्नाथ मंदिर, विश्वनाथ मंदिर और बैद्यनाथ मंदिर, इन सभी टेम्पल्स का निर्माण चंदेल वंश के शासक धंग के द्वारा करवाया गया था। आई होप चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। अच्छे से लर्न कर लीजिए, याद कर लीजिए कौन कौन से टेम्पल्स से पूछे जा सकते हैं। जिन्नाथ मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, बैद्यनाथ मंदिर, कांदरिया महादेव मंदिर, ये सारे टेम्पल्स का निर्माण धंग के द्वारा हुआ था। चलिए अब अगला शासक देखते हैं। जिसका नाम है विद्याधर। विद्याधर, इनके बारे में लिखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों इन्होंने गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक राज्यपाल का वध किया था। नाम था राज्यपाल। कन्नौज के गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक राज्यपाल का वध किया था। का वध क्यों किया था? इसके पीछे क्या रीजन था? इसके पीछे रीजन ये था दोस्तों कि इस समय पर जब कन्नौज पर गुर्जर प्रतिहार वंश का शासन चल रहा था, उस समय यहाँ पर महमूद गजनवी ने हमला किया था। महमूद गजनवी, इससे पहले जब हमने चौहान वंश पढ़ा था उसमें भी महमूद गजनवी के बारे में मैंने बताया था। ये मध्य अफगानिस्तान के क्षेत्र से आए थे। ये भी सुबक्तगीन उन्हीं के परिवार के थे, सदस्य थे। जब हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत में इनके बारे में तब बताऊंगी क्या रिलेशन था उनके बीच में, क्या संबंध था। उनके ही रिलेटिव थे ये महमूद गजनवी। महमूद गजनवी आते हैं दोस्तों और यहाँ पर राज्यपाल से युद्ध छेड़ते हैं। लेकिन राज्यपाल क्या करते हैं दोस्तों, इनके आक्रमण का जवाब न देते हुए यहाँ से भाग जाते हैं। वो युद्ध नहीं करते, इनकी गुलामी स्वीकार कर लेते हैं। तो गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक राज्यपाल जब ऐसा करते हैं तो विद्याधर जो चंदेल वंश के शासक थे इन्हें काफ़ी क्रोधित हो जाते हैं, काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं कि इन्होंने इनके आक्रमण का जवाब क्यों नहीं दिया। इस हेतु गुस्सा होकर विद्याधर क्या करते हैं, गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक राज्यपाल का वध कर देते हैं। ये चीज़ थी, ये रीज़न था इसके पीछे। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि ये अपने साम्राज्य से, अपने क्षेत्र से, अपनी टेरिटरी से कितना प्यार करते थे, कितना लगाव था इन्हें कि ये विदेशी शासक को वहाँ पर उनका आना भी ये पसंद नहीं करते थे। और बिल्कुल सही था, क्योंकि ये जो शासक आ रहे थे इसके बाद में हमारा इतिहास काफ़ी चेंज होने वाला था, काफ़ी परिवर्तित होने वाला था। कोई भी शासक अपनी टेरिटरी में किसी अन्य शासक का हमला बर्दाश्त नहीं करेगा, सिंपल सी बात है। लेकिन राज्यपाल ने क्या किया, राज्यपाल ने इनके आक्रमण का जवाब न देते हुए वहां से भाग गए। इस बात से क्रोधित हो गए थे, इसीलिए इन्होंने गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक राज्यपाल का वध कर दिया था। महमूद गजनवी के साथ में विद्याधर का भी 2 बार युद्ध हुआ था। कितनी बार युद्ध हुआ था? 2 बार युद्ध हुआ था। इसमें पहले युद्ध का कोई परिणाम नहीं आया था। महमूद गजनवी भी नहीं जीता था और ना ही विद्याधर जीत पाए थे। लेकिन द्वितीय जो युद्ध होता है दोस्तों, दूसरा युद्ध होता है, उसमें संधि होती है इनके मध्य और महमूद गजनवी यहाँ से चला जाता है। क्या होती है? एक संधि होती है, संधि के तहत महमूद गजनवी इस क्षेत्र से चला जाता है। माना जाता है कि विद्याधर ने कभी भी महमूद गजनवी की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, कभी भी इनके गुलाम नहीं बने थे। कौन? विद्याधर। इतने शक्तिशाली शासक थे, इन्होंने इनका जवाब दिया था। 2 बार युद्ध हुए थे, पहले युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला। दूसरे युद्ध में संधि के द्वारा महमूद गजनवी से संधि कर ली थी इन्होंने और महमूद गजनवी इस क्षेत्र से चला जाता है, विद्याधर को परेशान नहीं करता है। और विद्याधर इनसे कभी भी परास्त नहीं हुए थे, न ही उन्होंने कभी इनकी अधीनस्थता स्वीकार की थी। दोस्तों ये थे विद्याधर के बारे में मेन पॉइंट। आइए अब हम देखते हैं परमर्दी देव के बारे में। अगला शासक परमर्दी देव। परमर्दी देव चंदेल वंश का अंतिम शासक परमर्दी देव थे। अंतिम शासक थे, अंतिम शासक।
इनका एक युद्ध हुआ था परमर्दी देव का 1182 में, ठीक है, 1182 में। कल हमने जब चौहान वंश पढ़ा था उसमें भी हमने देखा था पृथ्वीराज चौहान के साथ में इनका युद्ध होता है। चौहान वंश के शासक पृथ्वीराज के साथ में, पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, इनके साथ में इनका युद्ध होता है परमर्दी देव। कब होता है? 1182 में होता है ईस्वी। पृथ्वीराज चौहान वर्सेस परमर्दी देव। इस युद्ध का परिणाम क्या होता है दोस्तों? तो परमर्दी देव इसमें हार जाते हैं या परास्त हो जाते हैं, इनकी हार हो जाती है, परास्त, और पृथ्वीराज चौहान क्या हो जाते हैं? जीत जाते हैं। जीतने के फलस्वरूप पृथ्वीराज चौहान परमर्दी देव के शासन के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र महोबा को जीतते हैं। क्षेत्र का नाम नोट डाउन करेंगे, महोबा। इस क्षेत्र को जीत लेते हैं दोस्तों। क्या नाम था? महोबा। इस क्षेत्र को जीत लेते हैं। ये परिणाम निकलता है इस युद्ध का। परमर्दी देव, इनके शासन के अंतर्गत इनके दरबार में 2 शक्तिशाली सेनापति रहते थे इनके। उनका नाम था आल्हा और उदल। आल्हा बुंदेलखंड के क्षेत्र में आज भी इनके गीत, इनकी वीरता के, इनकी सूरवीरता के गीत गाए जाते हैं इनके सम्मान में। आल्हा उदल इतने शक्तिशाली सेनापति थे ये, ठीक है। इन्हें भी परास्त कर देते हैं पृथ्वीराज चौहान, लेकिन काफ़ी शक्तिशाली थे और काफ़ी अच्छे व्यक्ति थे ये, इसीलिए इनकी वीरता के गुणगान आज भी बुंदेलखंड के क्षेत्र में गाए जाते हैं, आल्हा और उदल के। तो ये परमर्दी देव के शासन में, उनके दरबार में रहा करते थे आल्हा और उदल। याद रखेंगे, पृथ्वीराज चौहान ने परमर्दी देव को जब हराया था तो महोबा क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। कुछ समय बाद क्या होता है दोस्तों? परमर्दी देव जो होते हैं ये कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। किनकी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं? किनके गुलाम बन जाते हैं? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की, इनकी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। इनसे गुस्सा होकर, इस बात को कौन पचा नहीं पाते, तो इन्हीं के एक सेनापति थे, उनका नाम था अजय सिंह। नाम लिखेंगे, अजय सिंह। इन्हें बुरा लगता है इस बात का, और ये क्या करते हैं? ये परमर्दी देव की हत्या कर देते हैं, परमर्दी देव को मार देते हैं, हत्या कर देते हैं। कौन? अजय सिंह। कौन थे? परमर्दी देव के दरबार में सेनापति थे, उनके सेनानायक थे अजय सिंह। तो ये क्या करते हैं? परमर्दी देव को मार देते हैं। क्यों मार देते हैं? क्योंकि ये कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं परमर्दी देव। इसीलिए परमर्दी देव चंदेल वंश के अंतिम शासक हुए। याद रखेंगे, संस्थापक नन्नू और अंतिम शासक परमर्दी देव। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे मैंने आपको बता दिए हैं चंदेल वंश में। इससे बाहर शायद ही कुछ पूछा जाएगा दोस्तों, मेरे ख्याल से तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट सारे यहाँ पे डिस्कस हो गए हैं। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए राजवंश के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।